आप BMW वाले लोगों का जो है वो बेवकूफ़ बनाते हैं। 300 सीसी की बाइक में कौन 20,000 25,000 देगा, आप बताओ खुद। लिटरली मैं खुश नहीं हूँ, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मेरे हिसाब से तो कोई समझदारी वाला काम नहीं है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साहिल ठाकुर और आज हम बात करने वाले हैं BMW 310 GS के प्रोज़ और कॉन्स के बारे में। तो मुझे ये बाइक लिए हुए कम से कम 1.5 साल हो चुका है और सबसे पहले मैं आपको इसके किलोमीटर ड्रिवन ही दिखा देता हूँ। तो मैंने इस बाइक को 23,560 किलोमीटर लगभग चला लिया है और मुझे लगता है कि लगभग 24,000 किलोमीटर और 1 साल से ज़्यादा चलाने के बाद जो है मैं एक राइट पर्सन हूँ इसके बारे में बताने के लिए और इसके प्रोज़ और कॉन्स के बारे में बताने के लिए। तो स्टार्टिंग करते हैं प्रोज़ से। तो सबसे पहले इसकी सीट जो है वो बहुत ही अच्छी है। इसकी जो कुशनिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। एटलीस्ट मुझे तो इसकी कुशनिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बहुत सारी लंबी राइड भी करी है तो मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है इसकी सीट से रिलेटेड। मैंने और बाइक्स में भी बैठ के देखा है बट इसकी सीट जो है वो इस प्राइस में मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी है। और जो सेकंड अच्छी बात मुझे इस बाइक के बारे में लगती है वो है इसका बिग बाइक स्टांस। जब कोई भी इस बाइक को देखता है तो कोई नहीं बोल सकता कि ये जो है वो 312 सीसी है। इतनी बड़ी बाइक लगती है, ऐसा लगता है कि 1000 सीसी की बाइक है। ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। इसकी बात, जब भी मैं इस बाइक में बैठता हूँ तो मुझे खुद ऐसा लगता है कि जैसे इसका कॉकपिट देखो, ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं कितनी बड़ी बाइक चला रहा हूँ। जो थर्ड अच्छी बात मुझे इस बाइक के बारे में लगती है वो है इसका सर्विस इंटरवल। जो सर्विस इंटरवल है वो 10-10 हज़ार किलोमीटर के बाद है, तो आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको हर टाइम ही सर्विस सेंटर जो है वो भागना पड़ेगा। ये भी मुझे एक बहुत ही अच्छी बात इसके बारे में लगी। और जो फोर्थ जो अच्छी बात इस बाइक के बारे में है वो है इसकी सस्पेंशन। आप खुद देखो यार, कितने बड़े बड़े सस्पेंशन जो है वो आपको दिए हुए हैं। मुझे इस बाइक को जो है वो 1 साल हो गया है चलाते चलाते, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और मैं बोल सकता हूँ कि इस प्राइस रेंज में इससे अच्छे सस्पेंशन जो है वो किसी बाइक के नहीं है। लिटरली जब मैं इसको ऑफ रोडिंग, मैंने इससे बहुत ऑफ रोडिंग भी करी है, मैंने इसको हाईवे में भी चलाया है। मुझे हाईवे में भी आज तक ऐसा फील नहीं हुआ कि ये जो है एडवेंचर बाइक है तो नहीं भाग सकती। मैंने इसको 140-150 तक भी भगाया है। और जो ऑफ रोडिंग ये बाइक करती है वो तो मैं बोल सकता हूँ कि बेस्ट है। मैंने अभी तक जितनी भी ऑफ रोडिंग इस बाइक के साथ करी है, इसने कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे जो है ये अंडर पावर फील हुई हो। मतलब मैं कहीं भी इसको चढ़ा देता हूँ, कहीं भी कुछ भी कर सकता हूँ इस बाइक के साथ। मुझे इतना भरोसा है इस बाइक में कि जहाँ भी इसको लेके जाऊँगा ये चढ़ जाएगी। जो अगला बेनिफिट इस बाइक का मुझे लगा वो है इसका इंजन। तो इंजन की प्लेसमेंट जो है वो BMW ने इस तरीके से की हुई है कि आपको जो है जब आप यहाँ पे अपना पैर रखोगे तो आपको हीटिंग का इशू जो है वो बिल्कुल नहीं आएगा। ट्रस्ट मी, मैंने इस बाइक को जो है वो सिटी में भी चलाया है, मैंने इस बाइक को दिल्ली में भी चलाया है, तो मुझे जो है वो हीटिंग इशू इतने फील हुए नहीं। हाँ, ऑब्वियसली जब आप बहुत देर तक जो है वो इस बाइक को लेके सिटी में घूमोगे, ट्रैफिक में घूमोगे, तो एक हल्का सा जो हीटिंग फील होती है वो तो सभी बाइक में फ़ील होती है। बट अगर मैं और बाइक से इसको कंपेयर करूं तो इसमें जो है मुझे हीटिंग इशू जो है वो बहुत ही कम फील होते हैं। तो अब बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में। ऑब्वियसली अगर किसी बाइक में जो है वो अच्छी चीज़ें हैं तो उस बाइक में जो है वो बुरी चीज़ें भी होती है। तो जो पहली बुरी चीज़ मुझे इस बाइक के बारे में लगी उसकी हेडलाइट। मैं इस बाइक की हेडलाइट से इतना खुश नहीं हूँ। लिटरली जब भी मैं पहाड़ों में इस बाइक को चलाता हूँ तो मुझे इतना फ़ील नहीं होता है, बट जब आप हाईवे में इस बाइक को चलाओगे तो आपको फ़ील होगा कि इसकी जो हेडलाइट्स हैं वो इतनी अच्छी नहीं है। जो सेकंड चीज़ मुझे इसमें बहुत बुरी लगी और लिटरली वो चीज़ बहुत ही बुरी है वो है इसका गियर। मैं लिटरली बता रहा हूँ, इसका गियर बॉक्स इतना हार्ड है। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। मैं इसमें न्यूट्रल मुझे कभी नहीं मिलता। मेरे को जब भी इस बाइक को न्यूट्रल करना होता है तो ये कभी न्यूट्रल नहीं होती। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो सेकंड। और जो अगला कौन इस बाइक के बारे में है वो है इसकी टैंक कैपेसिटी। मतलब यार लिटरली तुम एक एडवेंचर बाइक बना रहे हो, तुम एक टूरर बाइक बना रहे हो और तुमने इसमें 12 लीटर की टैंक कैपेसिटी दे के रखी हुई है। मतलब मैं बहुत हैरान हूँ कि इन्होंने 12 लीटर की टैंक कैपेसिटी, देखो इसका टैंक इतना बड़ा दिखता है। मतलब मेरे से कोई भी अगर पूछता है ना कि इसकी टैंक कैपेसिटी कितनी है और मैं बोलता हूँ कि 12 लीटर, तो बोलते हैं कि क्या क्या बात कर रहे हो आप। इसका टैंक लिटरली ऐसा लगता है कि 25-30 लीटर की कैपेसिटी होगी और इसमें जो है सिर्फ 12 लीटर की टैंक कैपेसिटी दी हुई है, जो कि मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगती। जैसे अगर मैं टूरिंग वूरिंग में निकलता हूँ तो मुझे
हर 300 400 किलोमीटर के बाद जो है वो बाइक को रीफ़िल करवाना पड़ता है। तो हाँ, एक ये चीज़ भी इसके बारे में मुझे बुरी लगी। जो अगली चीज़ मुझे इस बाइक के बारे में बुरी लगी वो है कि नॉर्मल मैकेनिक इसको टच करने में भी डरते हैं। अगर छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो नॉर्मल मैकेनिक जो है वो इसको छेड़ने से डरते हैं, वो सीधा मना कर देते हैं कि भाई हम इसको नहीं खोल सकते, आप जो है वो सर्विस सेंटर ही जाओ। मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। मैं अभी गोवा गया हुआ था, तो गोवा में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी इस बाइक में कि इसका जो ये रियल व्हील था ये थोड़ा सा जो है वो ढीला हो गया था। इसको सिर्फ फिट करना था। मैंने गोवा में कम से कम 10 जगह जाके पूछा तो उन्होंने बोला कि हम इसको नहीं खोल सकते, आप सर्विस सेंटर लेके जाओ इसको। तो वो तो लकीली मेरे पास RSA था, तो मैंने गोवा से इस बाइक को भिजवाया पुणे, और पुणे में 5 मिनट का काम था। एक कि इस बाइक का जो टायर था वो फिट करता था, तो इस बाइक का टायर उन्होंने फ़िट किया और पुणे से जो है मैं फिर से इस बाइक को जो है वो गोवा लेके गया हूँ। तो आप सोच सकते हो कि कितनी प्रॉब्लम होती होगी कि आप मैकेनिक्स के पास जा रहे हो और वो सीधा आपको मना कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि BMW के सर्विस सेंटर बहुत जगह है, वो आपको पता है। तो BMW के सर्विस सेंटर भी बहुत ही लिमिटेड जगह है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि सोच समझ के ही बाइक को लेना। अगर आपका सर्विस सेंटर अगर नज़दीक है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके घर से अगर सर्विस सेंटर बहुत दूर है तो एक बार सोच लेना इस बाइक को लेने से पहले। और जो लास्ट पॉइंट है जो कि मुझे लिटरली बहुत ही बुरा लगता है इस बाइक के बारे में, वो है इसकी सर्विस कॉस्ट। लोग कितना भी बोल लें, देखो मैं आपको एक जेन्युइन बात बताता हूँ कि आपके पास जो है वो घर में 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हुई है और आप सिर्फ इसको शौक़ के लिए ले रहे हो इस बाइक को, तो तब तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं बोलता हूँ कि आप डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होंगे इस बाइक को लेके। मैंने अभी तक इसको इतना चलाया है, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये बाइक ली है। लिटरली मतलब इस प्राइस रेंज में आपको इससे अच्छी बाइक नहीं मिल सकती, वो तो पक्की बात है। और बट जो इसकी सर्विस कॉस्ट है, लोग कितना भी बोल रहे हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। जो पहली सर्विस और सेकंड सर्विस थी उसमें तो मेरा ऐसे 7 से 8 हज़ार के बीच में ही सर्विस कॉस्ट आई थी। बट मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं अपनी बाइक की ना बहुत केयर करता हूँ। तो जब भी जनरल चेकअप भी बाइक का होता था तो मैं इसको सर्विस सेंटर लेके जाता था। तो हर 2.5 हज़ार किलोमीटर के बाद जो है मैंने इसका जनरल चेकअप भी करवाया है। तो आप सोच सकते हो कि 2.5 हज़ार, 5 हज़ार, 7.5 हज़ार और 10 हज़ार में तो जो प्रॉपर सर्विस होती है वो होती है। तो जनरल चेकअप में भी 2.5 हज़ार से 3 हज़ार के बीच में जो है वो इसकी सर्विस कॉस्ट आ जाती है। जो जनरल चेकअप की मैं बात कर रहा हूँ उसमें भी इतना जो है आपके पैसे लग जाएंगे। तो आप खुद ही देख लो कि जनरल चेकअप में भी 2.5 हज़ार 3 हज़ार रुपये जो है वो लग जाते हैं। और जो मेन सर्विस है उसमें 7 हज़ार 8 हज़ार इसके बीच में जो है आपको खर्चा आएगा। और बाकी इस बाइक में एक और प्रॉब्लम हो गई थी कि इसका जो ये रेडिएटर से लेके कोई प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं 2 या 3 बार जो है वो उस चीज़ के लिए भी सर्विस सेंटर गया हूँ। तो अभी तक जो है वो सर्विस को लेके मैं लिटरली मैं खुश नहीं हूँ, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ सर्विस को लेके। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितने पैसे मैंने इस बाइक को ख़रीदने में लगाए थे ना, तो उतने ही पैसे मैं अभी तक इसकी सर्विसिंग एंड ऑल एक्सेसरीज़ वगैरह में भी लगा चुका हूँ। और ये तो थी फर्स्ट एंड सेकंड सर्विस की बात। तो जो थर्ड सर्विस होती है उसको आप एक मेन सर्विस बोल सकते हो। तो जो 20,000 किलोमीटर के बाद सर्विस होती है उसमें लिटरली बहुत खर्चा आता है, मैं आपको आज बताता हूँ। तो 20,000 किलोमीटर के बाद क्या होगा, आपके जो सस्पेंशन है इनका ऑयल चेंज होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसको जो है वो मतलब ऐसा सोच लो कि जो मेन सर्विस है वो 20,000 किलोमीटर के बाद होगी। तो 7 से 8 हज़ार रुपये तो इतने आपको लगेंगे। मैंने कि चल ठीक है, इतनी अगर सर्विस कॉस्ट आ रही है और वो भी हम BMW जैसी बाइक रख रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ जो मेन सर्विस थी उसमें मेरा कितना खर्चा आया था। मैं आपको चाहे अगर आप बोलोगे तो मैं आपको जो है वो पूरा शीट भी दिखा दूँगा उस सर्विस कॉस्ट की। तो जो मेन सर्विस थी उसकी जो कॉस्ट पड़ी थी मुझे वो थी 19,500 और 20,000 के बीच में। तो अभी रुक जाओ, मैं आपको पूरा बताता हूँ। तो 20,000 किलोमीटर के बाद जो सर्विस हुई थी उसमें मैंने 20,000 रुपये जो है इसकी सर्विसिंग के लिए दिए थे। और वो भी जो उसकी चेन है वो भी चेंज होनी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि चेन को चेंज करने के लिए कितने पैसे लगेंगे, तो उन्होंने बोला था कि 6,000 से 7,000 के बीच में जो है वो खर्चा आएगा। तो आप सोच लो कि जो आपकी 20,000 किलोमीटर के बाद जो मेन सर्विस होने वाली है उसकी जो कॉस्ट होगी वो होगी कम से कम 26,000 रुपये, 25 से 26,000 रुपये, इतनी जो है वो कॉस्टिंग होगी। हालांकि मैंने जो है इसकी जो चेन है वो मैंने बाहर से ख़रीदी थी और बाहर से ही लगवाई थी। तो मैंने चेन शायद मुझे अच्छे से तो याद नहीं है, बट शायद मैंने
ऐसे ही 2,500 के बीच में जो चेन मुझे मिली थी, और 15 कर 100 रुपये जो है वो बाहर जो है चेन वालों ने ले लिया था इसका। तो ऐसा सोच लो कि मुझे जो इसकी सर्विसिंग कॉस्ट पड़ी थी वो पड़ी थी कम से कम 23 से 24 हज़ार के बीच में। तो ये आप देख लो कि ये है जो सच है, वो यही है कि 7-8 हज़ार रुपये तो कोई भी दे देगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप एक 300 सीसी की बाइक के लिए जो है वो 20 से 25 हज़ार रुपये सर्विस कॉस्ट देते हो ना, तो बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि भाई बाइक क्यों रखी है, गाड़ी ले लो उससे अच्छा तो। और या तो फिर अगर बाइक लेनी है तो फिर और 600 सीसी की ले लो, 1000 सीसी की बाइक ले लो। अगर 25 से 26 हज़ार रुपये ही देने हैं आपको सर्विस के लिए, तो 600 सीसी की बाइक क्या बुरी है? 300 सीसी की बाइक में कौन 25 हज़ार 20 हज़ार 25 हज़ार देगा, आप बताओ खुद। तो मैं तो यही बोलूँगा कि देखो, अगर आप सोच रहे हो इस बाइक को लेने का, तो मेरे हिसाब से एक बार सोच लो कि आपको बाइक चाहिए किस चीज़ के लिए। क्योंकि अगर लिटरली अगर आप सिर्फ ऐसे शौक के लिए बाइक ले रहे हो तब तो ठीक है, बट आपको जो है वो डेली रन भी इसी बाइक के साथ करना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे ये बाइक जो है वो सर्विस के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं लगती लेना। क्योंकि 300 सीसी की बाइक के लिए 20 से 25 हज़ार रुपये जो है वो सर्विस के लिए देना मेरे हिसाब से तो मतलब कोई समझदारी वाला काम नहीं है। बाकी तो आप देख लो, आपकी मर्ज़ी है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक देखी है। अगर आपको एक और प्रॉपर वीडियो चाहिए, जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि अच्छा ठीक है, आप BMW वाले क्या क्या चीज़ें करते हैं, कैसे कैसे लोगों का जो है वो बेवकूफ़ बनाते हैं, तो मैं उस चीज़ के ऊपर भी एक वीडियो बना सकता हूँ अगर आप लोग चाहो तो। बाकी ये था मेरा एक छोटा सा फीडबैक, बाकी तो आप देख लो। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी जो हाइट है वो 5'6" है। तो जब मैं बाइक ले रहा था तो मैं बहुत सोच रहा था कि इस बाइक को लूँ या ना लूँ, क्योंकि हाइट जो है वो इतनी अच्छी नहीं है इस बाइक के लिए। अगर किसी को भी हाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मैं एक प्रॉपर वीडियो जो है इस बाइक के ऊपर बना सकता हूँ हाइट से रिलेटेड। तो आप लोग कमेंट करना, अगर आपको चाहिए होगी तो मैं बना दूँगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।